नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम रेलवे ग्रुप डी 2025 का जो है मॉडल सेट 3 करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉप 25 क्वेश्चन रहेगा और ये जो है टॉपिक सामान्य अध्ययन का है। क्लियर? जिन्होंने अभी तक लेक्चर 1 और 2 यानी कि मॉडल सेट 1 और 2 जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं, वो जाकर मॉडल सेट 1 और 2 ज़रूर देखिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक पहला हमारा क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? हमारा जो ऑप्शन है मुंडका उपनिषद, बी है ब्राह्मण उपनिषद, सी है मुद्गल उपनिषद और डी है मैत्रेय उपनिषद। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा मुंडका उपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडका उपनिषद जो है सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोल रहा है किस योग दर्शन के प्रतिपादक थे, यानी कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि, जैनिन, बी है गौतमी यानी कि गौतम और डी जो है शंकराचार्य है। योग दर्शन यानी कि योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो हमारा हो जाएगा पतंजलि। कौन थे? तो पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हमारा कौन है? पतंजलि थे। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखिए। गोत्र शब्द पहली बार डैश में प्रयुक्त हुआ था। गोत्र शब्द जो है पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ था? हमारा जो ऑप्शन है वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो 3 का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। यानी कि गोत्र शब्द जो है पहली बार ऋग्वेद में यानी कि प्रयुक्त हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पुरुष सूक्त डैश में पाया जा सकता है, यानी पुरुष सूक्त किस में पाया जाता है? भागवत गीता, ऋग्वेद, मनुस्मृति और डी है हमारा अर्थवेद। हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा 4 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी ऋग्वेद। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में पाया जा सकता है। क्लियर? कॉपी पेन साथ में लेकर रहिएगा, लास्ट तक आप क्वेश्चन डील करिए, देखिए कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठतर, ज्ञानी, पुजारी, योद्धा यानी कि योद्धा। तो हमारा 5 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ तर, यानी कि श्रेष्ठ थर माना जाता है। यानी कि आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ थर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन ऑप्शन है जौ और चावल, डी है चावल और दालें, डी है दूध और उसके उत्पाद और डी नंबर है सब्जी और फल। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा जौ और चावल वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। क्लियर? 7 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में सम्मोहन और तंत्र विद्या का वर्णन है? सम्मोहन और तंत्र विद्या का वर्णन किस में होता है? सम्मोहन का मतलब समझते हैं ना, अपने और आकर्षित करना। तंत्र, मंत्र, जंत्र, फलना जो भी है वो सारा चीज सम्मोहन किसके कौन से वेद में है? हमारा जो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अर्थवेद में जो है सम्मोहन करने का, तंत्र विद्या का वर्णन किया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि महाभारत युद्ध का यानी महाभारत का जो युद्ध कुरुक्षेत्र है वो कितने दिन लड़ा गया था? महाभारत कितने दिन तक चला था? ऑप्शन जो है 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन और 20 दिन। अब देखिए ये महाभारत में हुआ था और ये टॉपिक दिया है, तो ये
टॉपिक ये क्वेश्चन मोस्ट VVI है और ये NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि महाभारत जो है हमारा कितने दिन चला था? तो 18 दिन चला था। कितने दिन? 18 दिन। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं न्याय दर्शन को डैश के द्वारा प्रसारित किया गया था। अब न्याय दर्शन जो है उसे किसके द्वारा प्रसारित किया गया था? हमारा ऑप्शन जो है गौतम, कपिल, कनारा और जैमिनी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर गौतम के द्वारा जो है न्याय दर्शन को क्या किया गया था? प्रसारित किया गया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अष्टाध्यायी द्वारा डैश लिखी गई थी। अष्टाध्यायी द्वारा क्या लिखा गया था? वेद व्यास, सुखदेव, पाणिनि या फिर वाल्मीकि। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा पाणिनि। अष्टाध्यायी यानी कि अष्टाध्यायी द्वारा पाणिनि लिखा गया था। पाणिनि लिखा गया था। क्लियर? अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और इस मॉडल सेट का खास बात यह है कि जितना भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं हम ऑफलाइन का टीचर हैं। क्लियर? और ऑफलाइन में जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पर बच्चा का जो क्वेश्चन आता है यानी कि एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आता है मेरे क्वेश्चन पेपर से सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन मिलता है। तो आप सेशन के अंत तक बने रहिए। और अभी बताइए आप जो 10 क्वेश्चन किए हैं 10 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन अभी तक में सही हुआ है? 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। ठीक है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोले भारत की जो संविधान सभा है, भारत की संविधान सभा ने डैश से कार्य करना शुरू किया। अब भारत का संविधान सभा कब से कार्य करना शुरू किया था? 9 दिसंबर 1946 से या 1 दिसंबर 1947, 26 जनवरी 1947 और 15 अगस्त 1947। ये क्वेश्चन हमारा किसका है? पॉलिटी का। पॉलिटी का क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर होने वाला है ए। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा कार्य करना शुरू किया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है भारत की जो संविधान सभा में शुरू में कितने अध्यक्ष थे यानी कि सदस्य थे? भारत की जो संविधान सभा शुरू हो रही थी उस टाइम हमारे संसद यानी कि हमारे संविधान में कितने सदस्य थे? हमारा जो ऑप्शन है 389, 380, 395 और 392। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर होने वाला है 389 सदस्य थे उस टाइम। अब आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? कुल कितना समय लगा था? ये जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट कर दीजिए। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है संविधान की मौसाद समिति में शामिल सदस्यों की संख्या क्या थी? अब 7 थी, 9, 11, 13। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का। 13 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ए। यानी कि संविधान की जो मौसाद समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितना था? तो 7 था। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर यानी कि 14 की तरफ। संविधान सभा यानी कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर या फिर HV कमत। कौन किया था बताइए, फटाफट बताइए। सच्चिदानंद सिन्हा जो है सबसे पहली बैठक की थी। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा कि संविधान सभा की जो है पहली बैठक
सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में की गई थी। अब आप लोग बताइए संविधान सभा की अस्थाई यानी कि अध्यक्ष कौन है? क्लियर? ऑप्शन आपका सेम यही 4 ऑप्शन रहने वाला है, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कमेंट करिए। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए। बोला है संविधान सभा में संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर जेपी कृपलानी? बताइए क्या होगा? हमारा जो 15 का यानी कि राइट आंसर होने वाला है वो होगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। यानी कि संविधान सभा में जो संघ शक्ति समिति का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था या फिर की थी। क्वेश्चन नंबर 16 अब है यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप लोग समझिए। और का जो क्वेश्चन है बोले भूकंप की तीव्रता जानने के लिए किस मापन का उपयोग किया जाता है? भूकंप को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रेक्टर, सिस्मोग्राफ, सेंटीग्रेड या फिर न्यूटन? भूकंप मापने के जो यंत्र है, भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर बी होने वाला है, यानी कि सिस्मोग्राफ। कौन सा होगा? बी, सिस्मोग्राफ होने वाला है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, भूकंप की तीव्रता जानने के लिए, ये क्वेश्चन है भूकंप मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो आप क्या बताइएगा? सिस्मोग्राफ या फिर रिक्टर स्केल। यहाँ पर सिर्फ रिक्टर दिया है, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सिस्मोग्राफ होने वाला है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में ज्वालामुखी द्वारा निर्मित कौन स्थलाकृति नहीं है? शंकु, क्रेटर, ज्वालामुखी यानी कि ज्वालामुखी कुंड, और डी है रंफा भूमि। हमारा जो है ज्वालामुखी द्वारा कौन सा स्थलाकृति नहीं है? तो रंफा भूमि जो है वो यानी कि ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है। तो राइट आंसर डी होने वाला है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु क्या कहलाता है? यानी कि जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र, भूकंपीय केंद्र या फिर उभयगामी बिंदु? क्या होगा? भूकंप की उत्पत्ति जहां से प्रारंभ होती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 एंडीज पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है। एंडीज पर्वत श्रृंखला का उदाहरण कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत, मोरदार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला का जो उदाहरण होगा वो सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा मोरदार पर्वत का। ऑप्शन नंबर बी, मोरदार पर्वत को जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा स्थलाकृति कौन सा है? यानी कि घाटी है, पहाड़ी मैदान है, पर्वत है या फिर मैदान है? क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा स्थलाकृति कौन सा होगा? अब यहाँ से ये देखिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पर्वत। सबसे ऊंचा घाटी तो नीचे रहता है, पहाड़ी मैदान भी जमीन पे रहता है, मैदान भी जमीन पर रहता है, सिर्फ और सिर्फ पर्वत हमारा क्या रहता है? ये जो हमारा पर्वत होता है ये पर्वत ही ऊंचा पर होता है। क्लियर? अब आप लोग बताइए, अभी तक आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो 20 में से बताइए आपका कितना सही हुआ? क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अब है नाबार्ड को डैश में स्थापित किया गया था, यानी कि जो नाबार्ड है उसे कब यानी कि कहाँ स्थापित किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, पांचवी यानी पंचवी पंचवर्षीय योजना के तहत, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत? अब यहाँ से
ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नबार्ड, नबार्ड को डैश में स्थापित किया गया था। नबार्ड को जो है छठी पंचवर्षीय यानी कि जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत इन्हें क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, बढ़ते हैं 22 की ओर। बोल रहे राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। अब राष्ट्रीय नवीकरण की जो कोष है उसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था, उनका मुख्य पर्पस क्या था। सेवान ऑप्शन क्या है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन प्रदान करना, बी है सामाजिक सुरक्षा, सी है ग्रामीण पुनर्निर्माण, डी है उद्योगों का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण। तो हमारा जो है राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन मुख्य रूप से उद्योग का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के लिए किया गया था। उद्योग का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के लिए किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गया तो यस यानी कि यस कमेंट करिए। क्लियर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आएगा। जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो टोटल हमारे चैनल के माध्यम से ही क्वेश्चन आने वाला है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बोल रहे भारत में आधारभूत उद्योगों में से कौन सा एक है। बिजली है, एक मिनट, बिजली है, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद या फिर इनमें से सभी। तो देखिए भारत में आधारभूत उद्योग क्या है, आधारभूत उद्योग सबसे ज़्यादा उद्योग किसका होता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बिजली का तो होगा ही होगा, साथ में कोयला का भी होता है, पेट्रोलियम उत्पाद का भी होता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। हमारा ऑप्शन है 1947। क्या है, 1947, 1948, 1951 और 1950। तो हमारा राइट आंसर होगा यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली नीति आयोग की जो बैठक की गई थी वो 1948 में किया गया था। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। क्लियर, 25 नंबर और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने खुद को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया है। यानी कि जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन था वो किस क्षेत्र में अपने आप को खुद को प्रतिष्ठित किया था। तो हमारा है नाभिकीय भौतिकी, कृषि, खगोल भौतिकी या फिर चिकित्सा। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं बता सकते तो हम बताते कृषि, ऑप्शन नंबर बी। यानी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है वो खुद को कृषि के क्षेत्र में क्या कर लिया था, अपने आप को प्रतिष्ठित किया था। क्लियर, आज के लिए इतना ही। आप ये बताइए 25 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। 25 क्वेश्चन में से आपका आउट ऑफ 50 यानी 25 में से कितना सही हुआ है। किसी का 10 हुआ होगा, किसी का 15, किसी का 25। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और इस तरह से सपोर्ट करिए और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक की ओर यानी कि मॉडल नंबर यानी कि मॉडल सेट 4 के साथ। किसके साथ मिलेंगे अब अगले वीडियो में, हम अगले जो टॉपिक में है मॉडल सेट 4 के साथ मिलने वाले हैं। तो आप धैर्य बना कर रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।